Hello students, myself Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में अध्ययन करेंगे। Vibrational energy of the molecule is more than that of rotational energy. If a molecule is excited with an energy of 0.1 electron volt, a transition in vibrational energy state take place. जैसा कि आपको पता है, हमने सबसे पहले रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। तो हमें ये पता है कि जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो बहुत ही कम होती है और जो कंपन की ऊर्जा है वो घूर्णन ऊर्जा से अधिक होती है। तो अणु को एक ही इलेक्ट्रॉनीय स्तर में स्थित कंपन ऊर्जा स्तरों में संक्रमण हेतु कुछ ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अगर 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा अणु को एक ही इलेक्ट्रॉनीय स्तर में स्थित कंपन स्तरों में संक्रमण करने के लिए सफिशिएंट होती है। क्योंकि वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम के अंदर प्योर वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है, हमें रोटेशन भी होता है साथ में। तो इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रम कहते हैं। कुछ उच्च ऊर्जा वाले जो विकिरण हैं उनके अवशोषणों से अणुओं में विभिन्न प्रकार के कंपन होते हैं और जो वाइब्रेशन की जो एनर्जी है वो भी क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वह एनर्जी आईआर रीजन में एब्जॉर्ब होती है, इसीलिए हम इसे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। अब जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका जो रीजन है वो कैसा है ये हम देखते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर 0.8 माइक्रोन से 200 माइक्रोन का जो रीजन है वो कहलाता है इंफ्रारेड रीजन, या उसे हम अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी या अवरक्त क्षेत्र हम कहते हैं। अब ये जो आईआर रीजन है इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला रीजन कहलाता है नियर आईआर या निकट अवरक्त, जो कि ये शुरू होता है 0.8 माइक्रोन टू 2.5 माइक्रोन से। दूसरा कहलाता है ऑर्डिनरी आईआर या सामान्य अवरक्त, जो शुरू होता है 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन तक। और तीसरा जो है वो कहलाता है फार आईआर, जो कि शुरू होता है 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन के बीच में। तो ये 3 रीजन के अंदर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिवाइड किया गया है। और जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस हैं वो हमेशा ऑर्डिनरी आईआर रीजन में ही होते हैं, यानी कि जो पढ़ेंगे वो ट्रांजिशंस होते हैं सामान्य अवरक्त क्षेत्र में होते हैं। तो इसका मतलब हम जो वाइब्रेशनल ट्रांजिशंस के बारे में पढ़ेंगे वो सिर्फ ऑर्डिनरी आईआर के अंदर ही होते हैं। इसके अलावा एक रीजन और होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन कहलाता है। वो कहलाता है फिंगरप्रिंट रीजन या अंगुली छाप क्षेत्र। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो अंगुली छाप क्षेत्र या फिंगरप्रिंट रीजन जो है ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जैसा कि कहा जाता है कि कभी भी दो जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सेम नहीं होते हैं। इसी तरह से जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल या आइसोमर्स जो होते हैं उनके अंदर सिमिलैरिटीज़ तो होती है लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं और वो डिफरेंसेस हमें इस रीजन में मिलते हैं। तो जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है बेसिकली मॉलिक्यूल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आती है। और जो फिंगरप्रिंट रीजन है इसके बारे में हम जब आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे, पर ये जो फिंगरप्रिंट रीजन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब हम देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। आपका जो फर्स्ट लेक्चर था अभी जब मैंने डाला भी है उसका पीडीएफ, आप चाहें तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बारे में एक जनरल आपको व्यू बताया था। तो जैसे जैसे जिस स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में हम पढ़ेंगे उसमें हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं उसके बारे में भी हम पढ़ते जाएंगे। जैसे आपको पता है कि सोर्स हम लेते हैं
तो सोर्स यहाँ पे देखिए, जैसे IR और ऑर्डिनरी IR के अंदर जो सोर्स यूज़ किया जाता है वो कहलाता है नर्स्ट ग्लोअर। अब ये जो नर्स्ट ग्लोअर है ये क्या होता है, ये एक रॉड होती है जो कि जर्कोनियम, सीजियम और थोरियम के ऑक्साइड के मिश्रण से बनी हुई होती है और इसको 1500 से 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। और जो फार IR रीजन है, यानी कि जो दूर अवरक्त क्षेत्र है, उसके लिए वेल्सबैक लैम्प को हम यूज़ करते हैं। अब बात आती है मोनोक्रोमेटर की। तो मोनोक्रोमेटर जो है उसके रूप में हम प्रिज्म या ग्रेटिंग को काम में लेते हैं और जो सैंपल सेल है यानी कि प्रतिदर्शी कोष्ठिका को भी इन्हीं पदार्थों से जिनसे बनी हुई है वही काम में ली जाती है। इसको रखने के लिए हम सैंपल को रखने के लिए हम कांच या क्वार्ट्स यानी कि ग्लास और क्वार्ट्स जो है उसको हम यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि ये IR रीजन के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और अगर हम क्वार्ट्स और ग्लास को यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि जो IR स्पेक्ट्रा हमें मिलेगा उसमें क्वार्ट्स और ग्लास के कारण भी हमारे को उसके पीक्स दिखाई देंगी। तो वो इसलिए होंगी क्योंकि क्वार्ट्स और ग्लास जो है वो एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए हम ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसे मटेरियल को नहीं यूज़ करते हैं जो कि IR रीजन में एब्जॉर्ब करे। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो फार IR है उसके लिए क्रिस्टलाइन पोटेशियम ब्रोमाइड और सीशियम ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है और जो नियर IR रीजन है उसके लिए लिथियम फ्लोराइड को यूज़ किया जाता है। तो जो सैंपल सेल है वो भी उसी मटेरियल का बना हुआ होता है जिस मटेरियल का मोनोक्रोमेटर होता है। और जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर हम वाटर को नहीं यूज़ करते हैं, जल का विलायक के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जल स्वयं अवरक्त क्षेत्र में ऊर्जा का अवशोषण करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाई वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसर यही होगा कि वाटर कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट एज इट एब्जॉर्ब्स इन IR रीजन, देयरफॉर वी कैन नॉट यूज़ वाटर एज अ सॉल्वेंट। तो अब हम क्या यूज़ करते हैं इसके अंदर? हम इसमें यूज़ करते हैं या तो कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट आता है डिटेक्टर, जो कि संसूचन जो है उसके लिए हम थर्मोपाइल या बोलोमीटर का यूज़ करते हैं। तो ये तो इसका एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें जो हम अलग यूज़ करते हैं वो सारी मैंने आपको बताई है। अब बात आती है कि IR स्पेक्ट्रा के लिए क्या इम्पॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, आवश्यक शर्तें क्या होती है। तो कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो रेडिएशन तभी एब्जॉर्ब करेगा जब दो कंडीशंस फुलफ़िल हों। पहली कंडीशन क्या है कि जो मॉलिक्यूल के जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के समान होनी चाहिए, तभी मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन, नहीं तो नहीं करेगा। तो पहले आवश्यक शर्त हो गई कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तभी जा कर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, नहीं तो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल, यानी कि अणुओं के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन होना चाहिए। ये परिवर्तन मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है या डायरेक्शन में भी हो सकता है, पर ये तभी होगा जब मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल होगा। अगर मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल नहीं होगा तो चेंज इन डाइपोल नहीं होगा और मॉलिक्यूल जो है वो IR रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कौन से IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं और कौन से IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं। कितनी बार एक ऑर्डर दे दिया जाता है और हमें पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि इसमें इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स या एक्टिव मॉलिक्यूल्स को आप बताइए। तो IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, कुछ एक मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल मैंने दिया है, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। इसलिए नहीं होता है IR इनएक्टिव, ये क्यों है? क्योंकि इनमें डाइपोल नहीं होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये CO2, इसमें
डाइपोल 0 होता है, इसलिए ये IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब जो IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उसके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे HCl है, H2O है, NO2 है। ये जो हैं ये IR स्पेक्ट्रा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर परमानेंट डाइपोल होता है, और परमानेंट डाइपोल होगा तो क्या होगा, जैसा आपको पता है कि हम बात करते हैं हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो किसके साथ में इंटरैक्ट करते हैं, जो मॉलिक्यूल का जो डाइपोल है उसके साथ में इंटरैक्ट करते हैं। जब मॉलिक्यूल ऑसिलेट करता है, वाइब्रेट करता है, तो क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट, मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दोनों का इंटरैक्शन होता है, और जो डाइपोल है वो चेंज होता है, और एज अ रिज़ल्ट मॉलिक्यूल जो है वो एब्जॉर्ब करेगा, और तभी हमें IR स्पेक्ट्रा मिलेगा, नहीं तो हमें IR स्पेक्ट्रा नहीं होगा। तो इसलिए सबसे जो आवश्यक शर्तें हैं, पहली है कि फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम होनी चाहिए, रेडिएशन और ऑसिलेशन की, और दूसरी है कि प्रेजेंस ऑफ परमानेंट डाइपोल, डाइपोल होना आवश्यक है। अब हम पढ़ते हैं नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशंस। ये इसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन या सामान्य कंपन विधाएं ये क्या होती हैं। अब जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर वाइब्रेशंस जो हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर ऑफ एटम्स बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी उतनी ज़्यादा होगी। अब अगर हमें मॉलिक्यूल्स के अंदर वाइब्रेशंस समझने हैं तो, या वाइब्रेशनल मोशन समझना है, तो हम एक ऐसा मॉडल लेते हैं जिसको हम ऐसे मान लें कि अलग अलग मासेस की कुछ बॉल्स जो हैं वो एक टेंसाइल स्प्रिंग से जुड़ी हुई हैं, और जब हम इनको हिलाते हैं या इनको हम चोट मारते हैं लटका करके, तो क्या होगा कि सारी जो बॉल्स हैं वो इरेगुलर वाइब्रेट करेंगी। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स में एटम्स की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो इरेगुलर वाइब्रेशंस हैं उनमें क्या कॉम्प्लेक्सिटी आती जाती है। यदि हम माने कि कुछ वाइब्रेशंस जो हैं वो सेम हैं, तो इनको हम क्या मान लेते हैं कि ये सामान्य या मौलिक कंपनों में वियोजित किया जा सकता है, यानी कि ये नॉर्मल या फंडामेंटल वाइब्रेशंस है। तो ऐसे कंपनों की जो आवृत्ति है, फ्रीक्वेंसी है, वो सेम होगी। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या मूल आवृत्ति कहते हैं। तो कंपन की सामान्य विधा को हम किस तरह से परिभाषित करते हैं कि एक बहुपरमाणुक अणु की सामान्य विधा कंपन गति की वह अवस्था है जिसमें प्रत्येक परमाणु अपनी साम्य अवस्था के इधर उधर सरल आवर्त गति करता हो तथा एक ही आवृत्ति से एवं समान कला में गतिमान रहता है। परमाणु में समान कला में गतिमान रहने का तात्पर्य यह है कि सभी नाभिक कंपन करते हुए अपनी साम्य अवस्था से एक साथ गुजरे और अपने मुड़ने के स्थान पर एक साथ पहुँचे। कंपन की सामान्य विधा में इन कंपनों में अणुओं के सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्वाकेंद्र की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे अणु में कोई ट्रांसलेशनल मोशन या स्थानांतरण गति नहीं होती है। यानी कि जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है उनको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे कि इट इज़ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इन विच ईच एटम हैज सिंपल हार्मोनिक मोशन about its equilibrium state and have same frequency and same phase of motion, and in normal mode of vibration the center of gravity of molecule does not change and there is no translational motion in the molecule. Normal mode of vibration of a molecule depends upon the number of atoms. तो इसके लिए अभी ये फॉर्मूला है, the degrees of vibrational modes for linear molecules can be calculated using the formula 3n minus 5, and the degree of freedom for non-linear molecules can be calculated using the formula 3n minus 6. तो ये जो फॉर्मूला है, ये इस फॉर्मूले की सहायता से हम वाइब्रेशनल मोड्स की डिग्री को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो ये 3n है, 3n क्या है, यहाँ पर कोई भी जो एटम होता है उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो 3n होती है। 3n जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है
ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के अंदर 3 तरह की वो है गतियाँ होती हैं, कंपन, घूर्णन और स्थानांतरण। दैट इज़ वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। ये मॉलिक्यूल की 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम या ये टोटल स्वतंत्रता की कोटि हैं। चूँकि स्पेस में n परमाणुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हमें 3n कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, तो हर मॉलिक्यूल के अंदर एक तो ट्रांसलेशनल मोशन तो होता ही होता है, और जो ट्रांसलेशनल मोशन है या स्थानांतरण गति है, ये उसके द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास की गति मानी जा सकती है। तो अणु का जो द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जहां अणु का संपूर्ण द्रव्यमान संक्रेतित होता है। तो चूँकि 3 कोऑर्डिनेट्स हमें चाहिए होते हैं, तो इसलिए जो हर मॉलिक्यूल है उसके लिए ट्रांसलेशनल मोशन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी होगी? 3 होगी। तो बची हुई जो 3n-3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो दूसरे जो मोशंस हैं रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल के कारण होती है। तो अगर डायटॉमिक मॉलिक्यूल है या लीनियर मॉलिक्यूल एक रिजिड रोटेटर के समान होता है, जैसा आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, तो इसके जो रोटेशनल मोशन है इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होगी। क्यों? क्योंकि ये 2 परपेंडिकुलर एक्सिस के अंदर ही रोटेट करेगा। इसी तरह से जो रेस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि 3n-3 - 2 दैट इज इक्वल टू 3n-5, ये होंगी वाइब्रेशनल मोशन के लिए। और जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके अंदर रोटेशनल मोशन के लिए भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होती है, क्योंकि ये तीनों एक्सिस में रोटेट कर सकता है। तो जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए वाइब्रेशनल के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला होता है वो होता है 3n-3 - 3 दैट इज 3n-6, यानी कि 3 तो रोटेशनल की और 3 वाइब्रेशनल की। तो इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है कि डिग्री ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स फॉर लीनियर मॉलिक्यूल्स इज 3n-5 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इज 3n-6। अब ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। ये देखिए यहाँ पे जो रोटेशनल है वो 3 होएगी और ट्रांसलेशनल भी 3 होएगी और वाइब्रेशनल हो जाएगी 3n-6। लीनियर मॉलिक्यूल्स के अंदर 3 तो होती है ट्रांसलेशनल और 2 होती है रोटेशनल, तो इसलिए ये 3n-5 होगी। अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है इथेन मॉलिक्यूल का। अब ये जो इथेन मॉलिक्यूल है इसके अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखिए फॉर्मूला C2H6 है, यानी कि 8 एटम्स है, n की वैल्यू कितनी हो गई? 8। और जो ये क्या है? नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर इसलिए हम क्या लगाएंगे फॉर्मूला 3n-6 दैट इज 3n इज इक्वल टू 3 × 8 दैट इज इक्वल टू 24। तो 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम में से 3 है ट्रांसलेशनल और 3 है रोटेशनल, तो रिमेनिंग कितनी हो गई? 18। तो 18 डिग्रीज जो हैं वो किसकी हो गई? वाइब्रेशनल मोशन की हो गई। ये देखिए यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का काउंट करना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड में कितने एटम्स हो गए? 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, 3 है, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। लीनियर मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा? 3n दैट इज इक्वल टू 9, 3n-5 दैट इज इक्वल टू, ये आ गया इसमें 9 तो है डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसमें से 3 तो है ट्रांसलेशनल, 2 है रोटेशनल, और जो रिमेनिंग 4 डिग्री है वो है वाइब्रेशनल की। तो ये देखिए ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, दोनों का आपको एक्सप्लेन किया गया है, लीनियर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर दोनों के लिए। और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकाल सकते हैं। ये आपके एग्जाम्स के अंदर भी आपको पूछा जाता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कभी कभी कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स दिए जाते हैं और आपको इस तरह से कैलकुलेट करनी है, तो अगर फॉर्मूला पता है तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो हमने नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन पढ़े हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।